नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े जटिल पहलू पर बात करेंगे। जी। सुप्रीम कोर्ट का आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य का 2007 का फैसला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। हमारे पास इसका पूरा फैसला है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार कानूनों को 9वीं अनुसूची मतलब एक खास लिस्ट में डालकर उन्हें मौलिक अधिकारों की जांच से पूरी तरह बचा सकती है। ये सवाल काफी समय से था और खासकर 1973 के बाद। हाँ बिल्कुल, केशवानंदा भारती फैसला जिसने बहुत कुछ बदला। तो सोचिए, एक ऐसा संवैधानिक कवच जिसे लगभग मतलब अभेद्य माना गया, सही। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस कवच की भी सीमाएं हैं, वो भी एक खास तारीख के बाद। सही। तो समझने के लिए शुरुआत वहीं से करते हैं। 9वीं अनुसूची है क्या और संविधान में से क्यों डाला गया था? हाँ जरूर। तो ये कहानी शुरू होती है 1951 में पहले संविधान संशोधन से। बिल्कुल, पहला संशोधन। हाँ, असल में उस वक्त जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार के कानून बन रहे थे। जी। एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो डर था कि इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दी जाएगी क्योंकि ये संपत्ति के मौलिक अधिकार से टकराते थे। हाँ, उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो इसी से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई और साथ में जोड़ा गया आर्टिकल 31B। और ये आर्टिकल 31B क्या कहता था? ये कहता था कि अगर कोई कानून इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो उसे इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वो पार्ट 3 यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मतलब एक तरह की कानूनी ढाल, एक सुरक्षा कवच मिल गया उन कानूनों को। एकदम। शुरू में जैसे संकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामलों में कोर्ट ने भी इसे ठीक माना, लगा कि ये तो एक पक्की तिजोरी है। लेकिन फिर जैसा आपने कहा 1973 में आया केशवानंद भारती मामला। इसने तो पूरी बहस ही बदल दी। हाँ, उसने जन्म दिया मूल ढांचे के सिद्धांत को, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये क्या था? देखिए, केशवानंदा केस मील का पत्थर है सच में। सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने कहा कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान बदलने का अधिकार तो है। हाँ, संशोधन का अधिकार। पर वो संविधान की बुनियाद, उसकी आत्मा, मतलब उसके मूल ढांचे को नष्ट या खत्म नहीं कर सकती। अच्छा, और इस मूल ढांचे में आता क्या क्या है? इसमें कई चीजें हैं, जैसे कोर्ट की कानून जांचने की शक्ति यानी जुडिशियल रिव्यू, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और कुछ मौलिक अधिकार भी जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में या जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में। इनका जो सार है वो मूल ढांचे का हिस्सा है। तो केशवानंदा के बाद सवाल ये उठा कि 24 अप्रैल 1973 मतलब जिस दिन ये फैसला आया, जी, उस तारीख के बाद जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए, क्या उन पर भी ये मूल ढांचे वाली शर्त लागू होगी? क्या वो भी इस टेस्ट से बच सकते हैं? बिल्कुल यही सवाल आईआर कोएल्हो केस के केंद्र में था। 9 जजों की बेंच बैठी। तो क्या फैसला दिया कोर्ट ने? क्या 9वीं अनुसूची का वो कवच कमजोर पड़ गया? हाँ, आप कह सकते हैं। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को अब वो पहले जैसी मतलब पूरी तरह से सुरक्षा, ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अच्छा। अगर ऐसा कोई कानून पार्ट 3 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और ध्यान दीजिए, सिर्फ उल्लंघन नहीं, बल्कि ऐसा उल्लंघन जो संविधान के मूल ढांचे को ही नष्ट करता हो या उसे नुकसान पहुंचाता हो, जैसे आर्टिकल्स 14, 19, 21 के सिद्धांतों को खत्म करता हो, तो कोर्ट उसे असंवैधानिक ठहरा सकती है, भले ही वो 9वीं अनुसूची में क्यों ना हो। जी हाँ, भले ही वो उस लिस्ट में शामिल हो। तो वो जो तिजोरी थी केशवानंदा के बाद, उसमें एक तरह से छेद हो गया कि झांक कर देखा जा सकता है अंदर क्या है और क्या वो संविधान की बुनियाद को तो नहीं हिला रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ लिस्ट में नाम होना काफी नहीं है, कोर्ट कानून के असर को देखेगा। बिल्कुल, कोर्ट अब ये देखेगा कि कानून का सीधा असर क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव क्या है। पर यह कैसे तय होगा कि उल्लंघन सिर्फ मामूली है या मूल ढांचे को चोट पहुंचा रहा है? आपने वो राइट्स टेस्ट और एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट की बात की थी। हाँ, कोर्ट ने एक तरह का 2 स्तरीय टेस्ट बताया। पहला है राइट्स टेस्ट, क्या कानून किसी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है? ठीक है। अगर जवाब हाँ है तो फिर दूसरा टेस्ट आता है एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट। इसमें कोर्ट ये देखता है कि ये हनन कितना गहरा है। क्या ये सिर्फ अधिकार को थोड़ा कम कर रहा है या उसके सार को ही खत्म कर रहा है? मतलब क्या अधिकार का जो मूल तत्व है वही नष्ट हो रहा है,
जिससे मूल ढांचा प्रभावित हो। अच्छा, तो मतलब गहराई देखी जाएगी उल्लंघन की। जी, कोर्ट तय करेगा कि उल्लंघन की सीमा क्या है। संक्षेप में कहें तो 9वीं अनुसूची अब न्यायिक समीक्षा से पूरी छूट नहीं देती। वो एक फिल्टर बन गया है, पूरी दीवार नहीं। तो फिर इस पूरे आईआर कोहलो फैसले का निचोड़ क्या निकला? मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को फिर से मजबूती से स्थापित किया और ये दिखाया कि 9वीं अनुसूची की आड़ में संसद ऐसी कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती जो संविधान की बुनियाद को ही चोट पहुंचाए। तो एक तरह से शक्तियों का संतुलन साधा गया। हाँ, बिल्कुल। ये फैसला संविधान की सर्वोच्चता और चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। संसद कानून बना सकती है, उन्हें अनुसूची में डाल सकती है, लेकिन न्यायपालिका है ये देखने के लिए कि संविधान की मूल आत्मा, उसका मूल ढांचा सुरक्षित रहे। कोई भी अंग असीमित शक्ति नहीं रख सकता, यही संदेश है। एकदम सही। और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आईआर कोयलो केस हमें याद दिलाता है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है और न्यायपालिका उसके मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा सजग है। ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक स्वस्थ संतुलन दिखाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर भी छोड़ जाता है। क्या? भविष्य में सोचिए, अगर कोई बहुत ज्यादा विवादास्पद कानून 9वीं अनुसूची में डाला जाता है, तो ये मूल ढांचे की कसौटी उसे कहाँ तक रोक पाएगी? और क्या ये मूल ढांचा खुद हमेशा एक जैसा रहेगा या वक्त के साथ इसकी परिभाषा भी बदल सकती है, विकसित हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली सवाल है। संविधान की व्याख्या हमेशा विकसित होती रहती है। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण आईआर कोयलो मामले पर। धन्यवाद। धन्यवाद।